हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्स फैक्टर एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट रेलवे ग्रुप डी, ये साइंस स्पेशल 19/9/2018 शिफ्ट सेकंड। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले हमने 7 करा रखे हैं। ठीक है, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उन्हें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है रेलवे ग्रुप डी साइंस के नाम से। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन के साथ करा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। तो चलिए करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट। आ जाइए सभी लोग, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। छवि का निर्माण कहाँ पर होगा, बताना है। वक्रता के केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित बिंदु पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर, या फोकस पर। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अवतल दर्पण तुम्हारा ये होता है इस तरीके से अंदर की तरफ झुका हुआ। ये दर्पण मतलब पीछे इसके पेंट लगा रहेगा। ये होता है पोल, यहाँ पे फोकस, और इतनी ही दूरी पे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सेम रहता है। ये इसका आधा होता है। ठीक, तो ये कहाँ बोला है उसने? वक्रता केंद्र इसको बोलते हैं सी को, फोकस इसको बोलते हैं। यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, तो यहाँ पे वस्तु रखी रहेगी तो देखो कहाँ बनेगा। इसका पैरेलल लाइन डालोगे, यहाँ से जाएगी ऐसे। ठीक, और एक कहाँ से डालोगे तो एक डाल दो कहाँ से, पोल से, ऐसे। तो जहाँ पे ये काटेंगे वहीं पे बनेगा। थोड़ा सा ये टेढ़ा चला गया था ना, ऐसे इस तरीके से ये यहाँ कहीं मिलेगा। तो क्या है? वक्रता केंद्र से परे। वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर इसकी इमेज बनती है। अगला देखिए दूसरा, माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को डैश कहा जाता है। वंश, क्रमिक विकास, रूपांतरण, आनुवंशिकता। तो जब माता पिता से हमारे जो गुण होते हैं यानी जीन्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो ये आनुवंशिकता कहते हैं इसको। इंग्लिश में बोलते हैं इसको जेनेटिक्स। ठीक है, आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। उनको आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखना है। अगला देखिए थर्ड वाला, डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल ईंधन के रूप में किया जाता है। बेंजीन, ब्यूटेन, एथेनॉल या अल्कोहल। तो इसमें पेट्रोल ईंधन के रूप में पेट्रोल में मिलाते हैं इसको, एथेनॉल को। इसका फॉर्मूला होता है CH3। ठीक है, C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH। एथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी हम बोलते हैं। अगला चौथा, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए क्रियाविधि का सुझाव दिया है? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट व्हिटेकर, कार्ल वेस, अर्नेस्ट हैकेल। इसका पहला ऑप्शन चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक लिखी है, ये बुक है। ठीक है, इनमें इन्होंने जैव विकास का सिद्धांत दिया था। जैव विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, अगला 5 वाला देख लीजिए। एक वस्तु नियत वेग से उत्तर की दिशा में गति करती है। वस्तु पर लागू नेट बल होगा। तो जो नेट बल होगा वो होगा कितना? 0। ठीक, ये निकलता कैसे? देखो नियत वेग है तो वेग चेंज नहीं हो रहा है, और हमारा त्वरण क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी 0 है। ठीक है, चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब त्वरण 0। ए 0 रखोगे F0 आ जाएगा। ठीक, इसका 0। अगला देखिए छठवां, एक पौधे के बीज में आगामी पौधा डैश के रूप में होता है। वर्तिकाग्र, बीजांड, भ्रूण, अंडाशय। तो ये भ्रूण के रूप में होता है। ठीक है, जो बीज के अंदर भ्रूण होता है वही आगे चल के पौधा बनता है। और 7वां प्रश्न, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको करना होगा। यानी केल्विन से कोई डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करनी है तो क्या करते हैं ये बताना है। पहला, दिए गए तापमान में 273 जोड़ना। दिए गए तापमान में 273 विभाजित भाग देना।
दिए गए तापमान में 273 से गुणा करना या तापमान में 273 घटाना। तो देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब केल्विन हम में निकालना हो तो माइनस करते हैं, केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड करना हो तो माइनस। तो ये चौथा ऑप्शन ठीक है होगा इसका। अगला 8वां, कंठमाला गॉइटर इसको बोलते हैं, डैश की कमी के कारण होता है। गॉइटर है कंठमाला, किसके कारण होता है? आयरन, आयोडीन, सोडियम, कैल्शियम। तो ये पता होगा आपको, आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, आयोडीन हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो शैवाल से प्राप्त करते हैं। अगार 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 ये शैवाल का नाम है। इससे प्राप्त किया जाता है आयोडीन। ठीक है, समुद्र में पाया जाता है। 9वां क्वेश्चन, 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। स्रोत द्वारा प्रतिरोध की आपूर्ति की गई पावर डैश होगी, मतलब पावर बतानी है। 1.5 डब्ल्यू 1 वाट, 0.5 वाट या 3 वाट। न्यूमेरिकल है, देखो पावर क्या होता है, P इक्वल टू BI होता है। करंट भी दिया है, वोल्टेज भी दिया है, दोनों का मल्टीप्लाई पावर होगा। 6 पंजे 30, 3.0, ये चौथा ऑप्शन आ जाएगा। अगला देखिए 10वां, कणों की गतिज ऊर्जा डैश में अधिकतम होती है, प्लाज्मा, द्रव, ठोस या गैसों में। कणों की गतिज ऊर्जा पूछी है इसने, प्लाज्मा जो हमारी चौथी स्टेट होती है ना, तो वो प्लाज्मा में गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। 3 तो ये हो गई, चौथी ये है, एक पोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेशन होती है, 5वीं स्टेज होती है। ठीक, 11वां प्रश्न, दंत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच डैश होता है, और दांत खराब होने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं अपने आप। तो 5.5 से कम, 6.5 7.8 से के बीच, 5.5 से 6.5 के बीच या 8 9 के बीच। तो ये 5 से, जब 5.5 से कम पीएच हो जाएगा हमारा मुंह का वैल्यू, तब हमारे दांतों झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। 13वां प्रश्न, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? नीचे की ओर लगने वाला दाब इसे पृथ्वी की ओर खींचता है। एक बल होता है जो पृथ्वी की ओर खींचता है। केंद्राभिमुखी बल जो इसे पृथ्वी की ओर खींचता है। वस्तु द्वारा किया गया कार्य इसे पृथ्वी की ओर खींचता है। देखिए एक बल लगता है जो भूमि की ओर खींचता है, ये बल कौन सा होता है? तो वस्तु की भार के बराबर बल लगता है, बल होता है mg भार। ठीक है, और ये g है, तो ये नीचे की तरफ लगता है। पृथ्वी इस त्वरण से अपनी ओर खींचती है किसी वस्तु को। 14वां, 3 समान प्रतिरोध जिसका मान 6 ओम है। ठीक है, देखो समान प्रतिरोध है और 6 ओम के हैं सभी, एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर मतलब पैरेलल में जुड़े हैं। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा, कुल प्रतिरोध बताना है। तो 3, 2, 18 या 6, इनमें से देखिए समांतर क्रम में अगर 3 प्रतिरोध को जोड़ोगे, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 इक्वल टू 1/r, ये होता है। इस तरीके से निकालते हैं। तो जब इसको करोगे तो क्या आएगा, 3/6, 1/2, 1/r इक्वल टू, तो r आ जाएगा 2। ठीक है, 2 ओम इसका आंसर। पंद्रहवां, एक ग्रह मान लें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या की 1/3 है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g है तो ग्रह का मान क्या होगा? यानी ग्रह पे ये g का ही मान बताना है। इसने बोला कोई ग्रह है, देखो g का मान क्या होता है, फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग, m मतलब ये जो है me या ऐसे को ना, जी कर लो अपॉन आर स्क्वायर, यानी GME अपॉन आर स्क्वायर ये होता है। अब इसने बोला कि ग्रह का जो द्रव्यमान है और रेडियस है, द्रव्यमान ये और रेडियस ये, तो ये द्रव्यमान ये रेडियस दोनों ही तिहाई हो जाते हैं। तो अगर आप इसमें तिहाई लगाओगे, जैसे m की वैल्यू 1/3 लगा दी जी, और इसकी लगाओगे 1/3, लेकिन इसका स्क्वायर हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा 9।
ठीक है, और 9 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा निकल के, जी इक्वल टू आएगा 3G, 3G, ठीक है, तो 3G आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3G। ठीक, अगला देखिए 16वां, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? मेंडेलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, डोवेनेयर का त्रिक नियम या न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो परमाणु संख्या पे जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या पे आधारित है, बाकी ये तीनों भार पे, परमाणु भार पे आधारित थे। अगला 17वां प्रश्न, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाएगी? तो ऊपर से गिर रहा है कोई चीज तो कौन सी बढ़ेगी बताना है, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। देखिए कोई भी वस्तु गिरती है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी क्योंकि जी एक्सेलरेशन से वो गिर रही है, तो नीचे जितनी नीचे आएगी उतनी ही स्पीड बढ़ेगी, जितनी नीचे आएगी तो गति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक, अगला देखिए 18वां, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? देखो यहाँ भी उच्च गति से चल रही है, बताना है गतिज ऊर्जा, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थितिज ऊर्जा। तो ये गतिज ऊर्जा होगी, गति के कारण अभी बताया था मैंने। इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, इन दोनों को प्लस करोगे मैकेनिकल एनर्जी आ जाती है, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, मैकेनिकल ke प्लस pe, पोटेंशियल एनर्जी उसका योग होता है। 19वां प्रश्न, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण का क्या होता है बताना है कि गति बढ़ जाएगी और अवलंब की ओर झुक जाएगी, गति बढ़ जाएगी और अवलंब से दूर हो जाएगी, गति कम हो जाएगी, अवलंब से दूर झुक जाएगी, गति कम हो जाएगी, अवलंब से अवलंब की ओर झुक जाएगी। देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कोई मान लो मीडियम है, ऐसे कोई मीडियम है ये, तो सघन ऊपर है और विरल नीचे है, तो ये अवलंब होता है। ठीक है ना, अब इसके हिसाब से बताना है, अवलंब के हिसाब से। तो जब सघन मीडियम से कोई रेस विरल मीडियम में जाती है तो अवलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, दूर हट जाएगी। और जब ये सघन मतलब होता है डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम है, तो स्पीड भी बढ़ जाएगी, तो गति बढ़ जाएगी, अवलंब से दूर हो जाएगी। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा है, इसका कम है, तो ज़्यादा से कम में जाती है स्पीड बढ़ती है। ठीक है ना, और अवलंब से दूर झुकती है, इसको ध्यान रखना है। अगला 20वां देख लीजिए, कौन सा ऊतक पौधे के प्रकाश संश्लेषण हिस्से से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? फ्लोएम, जाइलम वाहिकाएं, विभज्योतक ऊतक, भरण ऊतक। तो देखिए पौधे के प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है, तो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू पौधे खाना बनाते हैं। ठीक है ना, उस खाने का नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज बनता है, तो ग्लूकोज मतलब खाने को पहुंचाने का काम किसका है, फ्लोएम का। जाइलम क्या करता है, जल को पहुंचाता है पूरे भाग में। 21 वाला प्रश्न देखिए, जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है कि OH आयन की सांद्रता में कमी, H+ आयन की सांद्रता में कमी, H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि, OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि। तो पीएच स्केल देख लीजिए, पीएच स्केल ये होता है, तो 0 से 14 तक इस पर अंकित होते हैं। और यहाँ पे जो न्यूट्रल होता है 7 को बोलते हैं उदासीन। पानी का जो होता है वाटर का पीएच मान 7 होता है, नमक का जो होता है वो भी CM से 7 होता है। ठीक है, तो ये उदासीन विलयन होते हैं। तो इधर जो होते हैं ये होते हैं अम्ल 7 से कम वाले, और 7 से ज़्यादा वाले होते हैं क्षार। ठीक है, और एल्कली यानी कि एल्कली जो उनको बोलते हैं जो पानी में घुल जाते हैं क्षार, उनको ही हम एल्कली बोल देते हैं। तो इधर जो बढ़ते हैं यहाँ पे OH आयंस जो है बढ़ते जाते हैं, क्योंकि क्षार के अंदर क्या पाया जाता है, OH आयंस। जैसे जैसे इधर जाओगे यहाँ H+ आयंस बढ़ते जाएंगे, इधर बढ़ेंगे। ठीक है ना, जितना कम पीएच होगा उसमें H+ आयन ज़्यादा रहेंगे, जितना OH ज़्यादा रहेगा और जिसमें पीएच ज़्यादा रहेगा उसमें OH ज़्यादा रहेंगे। ये इधर OH बढ़ते हैं, इसका अपोजिट ये हो जाएगा कि प्लस ज़्यादा है तो OH कम रहेंगे और OH ज़्यादा है तो ये कम रहेंगे। तो इसमें देख लीजिए OH आयंस की सांद्रता बढ़ती है, ये बढ़ती है भी। अगला देखिए 22वां, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का एक डैश समान होता है। समूह बोला है, समान समूह। ठीक है, इसको
तो ये आवर्त सारणी से है, आवर्त सारणी आपको आनी चाहिए। पहला संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु आकार, परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक। देखिए आवर्त सारणी में समूह ऐसे होते हैं, ठीक है, खड़े हुए। तो इसमें क्या होता है, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, लास्ट के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, वो सब में समान आते हैं। पहला आंसर, ठीक है। जैसे कि मान लो पहला होता है हलीना, हलीना का ये है, इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करो तो इसका तो बनी होता है, तो बनी आ रहा है ना। और इसका Li का क्या होता है 3, 3 का क्या करो इलेक्ट्रॉन विन्यास 1, सो इसका होता है 11, तो 2 8 1। इसका होता है 19, कितना होगा 2 8 8 1। सबके पीछे बना रहा है, इसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें सेम रहते हैं, ठीक है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।